आज हम स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था अध्याय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। भारत को आज़ादी सन 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई। तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हमारे भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से था, इस अध्याय में यही बतलाने की कोशिश किया गया है। तो सबसे पहले यह जानते हैं अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन, विनिमय एवं वितरण की उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनसे लोगों को आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है ताकि लोगों की अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उन सभी उत्पादन इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में सहायक होती है, चाहे ये इकाइयाँ बड़े पैमाने की हो या छोटे पैमाने की हो, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो या शहरी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में स्थित हो या वह सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित हो। इस तरह से अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लोगों को जीविका प्रदान करने के जो साधन उपलब्ध कराए जाते हैं उसे अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसी को ब्राउन के शब्दों में अर्थव्यवस्था से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं। इस तरह से अर्थव्यवस्था से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें सभी प्राकृतिक, मौलिक एवं मानवीय संसाधनों का प्रयोग कर विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है ताकि व्यक्तियों को जीविका प्रदान की जा सके। अर्थव्यवस्था में प्रायः सभी कार्यकलापों जैसे कृषि फार्म, खदानें, कारखाने, कार्यशालाएं, सड़कें, रेलें, जहाजरानी, बीमा कंपनियां, बैंकिंग कंपनियां, स्कूल एवं कॉलेज आदि को शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में सहयोग करते हैं। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति, इसके अंतर्गत अर्थविकसित व्यवस्था। अर्थविकसित व्यवस्था के अंतर्गत पहला है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का अर्धविकसित होना इस बात से ज्ञात होता है कि वह मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है तथा यहाँ की कृषि पिछड़ी हुई थी। भारत की लगभग 70% जनसंख्या 1948 में कृषि कार्य में लगी हुई थी। राष्ट्रीय आय का लगभग 50% भाग हमें कृषि से ही प्राप्त होता था। कृषि की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत ही कम थी। सन 1947 में भारत में चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 110 किलोग्राम थी, जबकि जापान में 748 किलोग्राम थी। इसी प्रकार भारत में गेहूं की उत्पादकता 660 किलोग्राम थी। दूसरा है उद्योगों का कम विकास। भारत में
उद्योगों का विकास बहुत कम हुआ था। देश के बड़े उद्योग मुख्यतः उपभोग वस्तुएं जैसे कपड़ा, चीनी, माचिस के उत्पादन तो करते थे। भारी तथा आधारभूत उद्योगों जैसे मशीनें, पेट्रोलियम, लौह इस्पात आदि बहुत ही कम संख्या में थे। उद्योगों में भी छोटे तथा पिछड़े हुए उद्योग अधिक थे। 1947 में भारत में सीमेंट का उत्पादन 26 लाख टन, चीनी का 10 लाख टन तथा कपड़े का 221 करोड़ मीटर हुआ करता था। तीसरा, प्रति व्यक्ति निम्न आय। एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। 1947-48 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 230 रुपये के आसपास था। देश की अधिकांश जनसंख्या बहुत ही अधिक गरीब थी। लोगों को पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता था। रहने के लिए मकानों तथा पहनने के लिए कपड़ों का अभाव था। देश में अधिकांश लोग बेरोजगार थे। लगभग 90% जनसंख्या अशिक्षित थी। भारतवासियों का जीवन स्तर बहुत ही निम्न था। चौथा है निरक्षरता। अर्धविकसित देश के अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं। अशिक्षा निर्धनता का कारण भी है तथा प्रभाव भी है। अशिक्षा के कारण लोग कृषि तथा उद्योगों में नई तकनीकों का प्रयोग नहीं कर पाते। वे व्यापार तथा वाणिज्य का आधुनिक ढंग से संगठन करने में असमर्थ होते हैं। अशिक्षा के कारण श्रमिकों की कार्य कुशलता कम होती है। स्वतंत्रता के समय सन 1947-48 तक शिक्षित व्यक्ति जनसंख्या का मात्र 18% थे। इस प्रकार देश की 82% जनसंख्या अशिक्षित थी। स्त्रियों तथा गांवों में अशिक्षा का प्रतिशत बहुत ही अधिक था। पांचवा, शहरों में जनसंख्या का कम अनुपात। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जनसंख्या का अधिकांश भाग गांवों में रहता था। सन 48 तक केवल 14% जनसंख्या शहरों में रहती थी तथा 86% जनसंख्या गांवों में रहती थी। अर्थात प्रत्येक 7 व्यक्तियों में से 6 व्यक्ति गांवों में रहते थे तथा केवल 1 व्यक्ति शहर में ही रहता था। गांवों में लोगों को बहुत ही कम सुविधाएं प्राप्त होती थी। लोग निरक्षर रहते थे। उनका जीवन स्तर नीचा होता था। छठवां है आधारभूत संरचना का कम विकास। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अधोसंरचना जैसे बिजली, यातायात, संचार आदि के साधनों का बहुत कम विकास हुआ था। 1948 में बिजली की उत्पादन क्षमता केवल 2100 मेगावाट, रेल मार्ग की लंबाई 53,596 किलोमीटर आदि थी। सातवां है आयात पर निर्भरता। भारत की अर्थव्यवस्था का अर्धविकसित होना इस बात से भी सिद्ध होता है कि देश को मशीनरी तथा उत्पादन के आवश्यक यंत्रों के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। देश की सेना भी सुरक्षा संबंधी अधिकांश सामग्री के लिए विदेशों से किए जाने वाले आयात पर निर्भर करती थी। उपभोग की गई कई वस्तुओं जैसे सिलाई की मशीनों, दवाइयाँ, मिट्टी का तेल, साइकिल आदि का भी आयात भारत को करना पड़ता था। इसके बाद गतिहीन अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। गतिहीन अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में एक लंबे समय तक कोई वृद्धि नहीं होती। ब्रिटिश शासनकाल के लगभग 100 वर्ष की अवधि में प्रति व्यक्ति आय की औसत वार्षिक वृद्धि दर
5% के लगभग थी। गतिहीनता का अनुमान निम्न विवरण से भी लगाया जा सकता है। पहला है प्रति व्यक्ति आय। ब्रिटिश शासनकाल में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों से ज्ञात होता है कि इस काल में प्रति व्यक्ति आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। प्रोफेसर मुखर्जी के अनुसार सन 1857 एवं 47 की अवधि में प्रति वर्ष आय में लगभग 5% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई थी, जो बहुत ही कम या केवल नाम मात्र की थी। इस प्रकार इस समय अवधि में प्रति व्यक्ति आय स्थिर सी थी। दूसरा है जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण। जब अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो उस देश में कृषि पर निर्भर होने वाली जनसंख्या कम हो जाती है, परंतु भारत में ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत यहाँ कृषि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या जो 1861 में 62% थी, वह 1948 में बढ़कर 70% हो गई। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन थी। तीसरा है परंपरागत कृषि तकनीक। भारत में अंग्रेज़ों के लगभग 200 वर्षों के शासनकाल में कृषि तकनीक में कोई सुधार नहीं आया। कृषक के पास वही लकड़ी का हल व पतले दुबले बैल थे। साथ ही साथ यहाँ इस समय अवधि में अनेक भयंकर अकाल पड़े, जिसमें लाखों लोग भूखे मर गए। यह तथ्य इस बात को सिद्ध करता है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था गतिहीन थी। चौथा है कमज़ोर औद्योगिक ढांचा। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय दस्तकारी उद्योग काफ़ी उन्नत थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने चालाकी से उनका विनाश कर दिया। 19वीं शताब्दी के मध्य में यहाँ कपड़ा, चीनी, पटसन आदि उद्योग स्थापित हुए, परंतु आधारभूत उद्योगों का विकास नहीं हो सका। इस प्रकार औद्योगिक ढांचा कमज़ोर था, जो इस बात का प्रमाण था कि यहाँ की अर्थव्यवस्था गतिहीन थी। इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिहीनता के लिए कई बातें जिम्मेदार थी, जैसे देश का परतंत्र होना, जनसंख्या वृद्धि होना, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, उनकी औद्योगिक नीति, सामाजिक रीति रिवाज, अकाल, परंपरागत अर्थव्यवस्था, अशिक्षा एवं अज्ञानता, धन का निष्कासन, निम्न आय, निम्न बचत एवं निम्न निवेश। इस गतिहीनता के कारण भारत एक पिछड़ा हुआ निर्धन देश बना रहा, जबकि संसार के अधिकांश देशों ने काफ़ी तीव्रता से प्रगति की। इसके बाद सामंती अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था न तो पूर्ण रूप से सामंतवादी थी और न ही पूर्ण रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही बन सकी। वस्तुतः यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जिसे सामंतवादी अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के मुख्य तरीके निम्नलिखित थे, जिनमें पहला था सामंतवाद। अंग्रेज़ों ने जमींदारी प्रथा प्रारंभ कर भूमि के स्वामित्व के अधिकार जमींदार को दे दिए। वास्तविक काश्तकार का भूमि पर कोई कानूनी अधिकार नहीं रह गया। स्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्रों में लगान हमेशा के लिए निश्चित था, परंतु भूमि का किराया बढ़ता जा रहा था। इसलिए काश्तकारों ने भूमि उप काश्तकारों को लगान पर देनी प्रारंभ कर दी। सरकार तथा वास्तविक काश्तकार के बीच बहुत से बिचौलिए उत्पन्न हो गए थे। ये बिचौलिए बिना कोई परिश्रम किए किसान से उसके उत्पादन का काफ़ी भाग प्राप्त कर लिया करते थे। किसानों की दशा बहुत ही खराब थी। भारत के जिन भागों में रैयतवाड़ी तथा महालवाड़ी प्रथा थी, वहाँ भी बड़े बड़े किसानों ने भूमि काश्त के लिए काश्तकारों को दे दी थी। इस प्रकार इन क्षेत्रों में भी बहुत से बिचौलिए उत्पन्न हो गए थे। इस तरह से पूरे भारत में भूमिपति तथा काश्तकार के सामंतवादी
संबंध स्थापित हो गए। इसी में दूसरा है पूंजीवाद। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में कई क्षेत्रों में पूंजीवादी प्रणाली भी अपनाई गई थी। पूंजीवाद की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी, जिनमें पहला था पूंजी मूलक उद्योग। भारत में कई पूंजी मूलक उद्योग जैसे कपड़े, पटसन, लोहे आदि के कारखाने स्थापित किए गए थे। लोहे, अभ्रक, कोयले आदि की खदानों का खनन किया गया था। इन उद्योगों में काफ़ी मात्रा में विदेशी पूंजी लगी हुई थी। अधिकांश बड़े उद्योगों में काफ़ी मात्रा में विदेशी पूंजी लगी हुई थी। अधिकांश बड़े उद्योगों का प्रबंध भी विदेशी प्रबंध एजेंसियों द्वारा किया जाता था। काफ़ी संख्या में कारीगर, व्यापारियों तथा पूंजीपतियों के नौकर बन चुके थे। इसी में दूसरा है पूंजी मूलक कृषि। भारतीय कृषि में भी पूंजीवाद के चिन्ह प्रकट होने लगे थे। चाय, कॉफ़ी, रबड़ के बागान पूंजी मूलक उद्योग थे। इन बागानों में बहुत बड़ी संख्या में मजदूर काम करते थे। सामान्यतः फसल कृषि में भी पूंजीवाद प्रवेश करने लगा था। कृषि मजदूरों की संख्या बढ़ती गई थी। बाजार के लिए काफ़ी मात्रा में कृषि उत्पादन किया जाने लगा था। इस तरह से भारत स्वतंत्रता के समय बहुत ही पिछड़ा देश वाला देश था। शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।